नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको आधुनिक इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाऊंगा। ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी भारत में और किस प्रकार से ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था ने भारत के पतन में अपना योगदान दिया था। जो ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था भारत में लागू की गई, उसके जरिए यहाँ के किसान, उद्योग तथा अन्य चीजें किस प्रकार से नष्ट हुई। जब शुरू में अंग्रेज भारत में आए थे तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि उन्हें सिर्फ भारत में व्यापार करना था और यहाँ से धन इकट्ठा करके अपने देश ले जाना था। तो उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ यहाँ व्यापार ही करना था। लेकिन आगे समय बढ़ता गया और जब अंग्रेजों को यह ज्ञान हो गया कि यहाँ के शासक कमजोर हैं और अंग्रेज अपनी यहाँ सत्ता स्थापित कर सकते हैं, तो अंग्रेजों ने इस दिशा में भी अपना पहल शुरू कर दिया और ऐसा समय आया जब अंग्रेजी सत्ता भारत पर कायम हो गई। तो इस वीडियो में मेनली हम फोकस करेंगे उनके द्वारा लागू की गई राजस्व व्यवस्था पर। और राजस्व व्यवस्था आप जो लोग जानते हैं कि भारत में जो जमींदारी प्रथा लागू की गई अंग्रेजों के द्वारा, वह इंग्लैंड से प्रेरित थी। तो याद रखिएगा इस बात को कि अंग्रेजों द्वारा जो जमींदारी व्यवस्था भारत में लागू की गई, वह कहाँ से प्रेरित थी? तो वह इंग्लैंड से प्रेरित थी। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं रजनी पामदत्त के बारे में। तो रजनी पामदत्त ने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिया टुडे, और इस पुस्तक में उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 भागों में बांटा था। 3 भागों में पहला भाग था वाणिज्यिक पूंजीवाद, दूसरा भाग था औद्योगिक पूंजीवाद और तीसरा था वित्तीय पूंजीवाद। तो मिलान करने के लिए प्रश्न दिया जाता है परीक्षाओं में। का जो चरण था वह 1757 से लेकर के 1813 ईस्वी तक माना जाता है। इसी प्रकार जो औद्योगिक पूंजीवाद था, इसका चरण 1813 से लेकर के 1858 तक माना जाता है। और वित्तीय पूंजीवाद का जो चरण था वह 1858 से लेकर के 1947 तक, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ तब तक के काल को वित्तीय पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है। तो वाणिज्यिक पूंजीवाद जो 1757 से 1813 तक था, औद्योगिक पूंजीवाद जो 1813 से 1858 तक चला, और वित्तीय पूंजीवाद जो 1858 से 1947 तक चला था। इस युग में क्या क्या घटनाएं घटी, उन चीजों को देख लेते हैं। तो जो वाणिज्यिक पूंजीवाद का शुरुआत हुआ था 1757 से, और 1757 जानते हैं यह कौन सा ईयर था? 1757 में ही प्लासी का युद्ध लड़ा गया और इसी प्लासी के युद्ध से भारत में क्या हुआ कि ब्रिटिश सत्ता की नींव पड़ गई। 1813 का चार्टर एक्ट लागू किया गया था। तो 1813 के चार्टर एक्ट में यह था कि इस चार्टर एक्ट के द्वारा अंग्रेजों के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यानी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा चाय और चीन के एकाधिकार को छोड़ करके सारे एकाधिकार कंपनी के समाप्त कर दिए गए थे। तो दोनों डेट याद रखिएगा। तब तक के काल को, यानी इस काल को वाणिज्यिक पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है। इस काल में हुआ क्या कि जो अंग्रेज व्यापारी होते थे वो क्या करते थे? ददनी प्रथा अपनाते थे। यह ददनी प्रथा क्या है? ददनी प्रथा वह थी कि पेशगी के रूप में अग्रिम धन देना। जो अंग्रेज व्यापारी थे वो क्या करते थे, यहाँ के जो छोटे छोटे उद्यमी थे, जैसे शिल्पकार हुए, कृषक हुए, इन लोगों को क्या करते थे? खेती के लिए अग्रिम राशि दे देते थे। या जो शिल्पकार होते थे उन्हें, या जुलाहे होते थे, उन्हें साड़ी बनाने के लिए या जो भी वो सामान बनाते थे उनके लिए वो क्या अग्रिम राशि दे देते थे, और उस अग्रिम राशि के आधार पर वह उनसे माल तैयार करवाते थे। और जब माल तैयार हो जाता था तो कम दाम में खरीद करके उन्हें विदेशों में ऊंचे दाम पर बेच देते थे। तो इस प्रकार जो अग्रिम राशि वह देते थे भारतीयों को, वह ददनी कहलाती थी। ददनी पूछा गया है, इसलिए इसको चर्चा करना यहाँ पे जरूरी था, याद रखिएगा।
वाणिज्यिक पूंजीवाद के काल में जो भारतीय जुलाहे थे, कृषक थे, मजदूर थे, इनका पतन होना प्रारंभ हो गया और जो यहाँ की उद्योग व्यवस्था थी वह चौपट हो गई। तो उद्योग व्यवस्था कब किस काल में चौपट हुई थी? तो वाणिज्यिक पूंजीवाद के काल में चौपट हुई थी। यानी वाणिज्यिक पूंजीवाद के समय को पार्सिवल स्पीयर ने खुली एवं बेशर्म लूट की संज्ञा दी। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि खुली एवं बेशर्म लूट की संज्ञा किस उपनिवेशवाद काल को दिया जाता है? तो वाणिज्यिक पूंजीवाद उपनिवेश काल को दिया जाता है। अब आते हैं दूसरे चरण में, जो कि औद्योगिक पूंजीवाद का चरण था। इस चरण में शुरुआत हुई 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, जिसमें कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। कंपनी के पास केवल चाय और चीन के साथ ही व्यापार करने का एकाधिकार था और यह काल चला 1858 तक। 1858 जानते हैं कौन सा काल था? 1857 में भारत में स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया और उसके बाद 1858 में भारतीय प्रशासन पर ब्रिटेन के शासक का शासन आरंभ हुआ और यहाँ पर कंपनी का शासन समाप्त हुआ था। तो इस काल को औद्योगिक पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है और इस काल को दोहरे आर्थिक शोषण का काल भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद के दूसरे चरण को दोहरे आर्थिक शोषण के काल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जो तीसरा चरण था वह था वित्तीय पूंजीवाद, जो 1858 से 1947 तक चला था। इस वित्तीय पूंजीवाद के काल में क्या घटना घटी कि बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी का निवेश भारत में प्रारंभ हो गया और सर्वप्रथम निवेश किस क्षेत्र में हुआ? तो रेलवे के क्षेत्र में हुआ था। जो यूरोपीय व्यापारी थे, ब्रिटिश व्यापारी थे, उन्होंने जो सर्वप्रथम यहाँ निवेश किया पूंजी का, वो किस क्षेत्र में किया था? तो रेलवे के क्षेत्र में किया था। और रेलवे के क्षेत्र में उन्हें निवेश करने के कारण कंपनी ने उन्हें लालच दिया क्या कि अगर कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारतीय रेलवे में निवेश करता है तो उसे 5% का लाभ दिया जाएगा। इस बात की गारंटी ब्रिटिश कंपनी देती थी यूरोपीय व्यापारियों को। यह 5% का लाभ उन्हें मिलना ही मिलना था, चाहे कंपनी को घाटा हो या नुकसान हो। तो इस प्रकार सर्वप्रथम जो ब्रिटिश निवेश प्रारंभ हुआ भारत में पूंजी का, वह किस क्षेत्र में हुआ था? रेलवे के क्षेत्र में। और कितने की लाभ की गारंटी दी गई थी? तो 5% लाभ की गारंटी दी गई थी। वह कौन सा चरण था जिसमें बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी निवेश की गई थी भारत में? तो वह था वित्तीय पूंजीवाद का चरण। जो विदेशी पूंजी निवेश की गई वह रेलवे के अलावा और अन्य चीजों पर भी निवेश की गई, जैसे सिंचाई हुआ, हथकरघा उद्योग हुआ, बागान हुए, नहर हुए, सिंचाई हुए, इन सब चीजों पर भी अब भारत में यूरोपीय व्यापारी निवेश करने लगे थे, क्योंकि इस निवेश से उन्हें काफी फायदा भी होता था। तो निवेश के साथ साथ भारत को भी फायदा हुआ। एक तो यह फायदा हुआ कि यहाँ भारत में विकास धीरे धीरे प्रारंभ हुआ, लेकिन विकास से ज्यादा यहाँ आर्थिक शोषण किया गया। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था क्या है? तो अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था लागू की। भारत में लगान कैसे वसूला जाए, इस बात के लिए अंग्रेजों ने तरह तरह के प्रयोग किए और यहाँ पर उन्होंने 3 तरह की व्यवस्थाएं लागू की। एक तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की, दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो कंपनी के व्यापारी थे, अधिकारी थे, वो क्या करते थे? भारत से भू राजस्व वसूलते थे। यहाँ के जो गवर्नर थे वह इन व्यवस्थाओं के माध्यम से भारत से भू राजस्व यानी लगान वसूल करते थे। तो यह थी अंग्रेजों द्वारा लगान वसूलने की 3 प्रणालियां,
जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। हर लाइन यहाँ इंपॉर्टेंट है, आपको काफी ध्यान दे करके पढ़ना होगा। तो अंग्रेजों ने यहाँ जो भू राजस्व व्यवस्था लागू की वह 3 प्रकार की थी: अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। तो अंग्रेजों ने जो सर्वप्रथम यहाँ पर भू राजस्व वाली व्यवस्था लागू की थी वह थी अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था, और यह भारत के 19% भाग पर लागू की गई थी। जो ब्रिटिश कालीन भारत था उसके 19% भाग पर अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई थी, और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वह भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के 51% भाग पर लागू की गई थी। और इसी प्रकार जो महालवाड़ी व्यवस्था थी वह ब्रिटिश कालीन भारत के 30% क्षेत्र पर लागू की गई थी। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि भारत में कौन सी व्यवस्था, भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लागू हुई थी, तो वह थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, क्योंकि यह 51% क्षेत्रफल पर लागू हुई थी। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा, काफी पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त 19% भूभाग पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% भूभाग पर, और महालवाड़ी व्यवस्था 30% भूभाग पर लागू की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त सर्वप्रथम लागू किया गया था। बंगाल के जो नवाब हुआ करते थे वो अपने यहाँ लगान वसूलने की एक नई प्रथा प्रचलित कर दिए थे। कौन सी? उसे कहते हैं इजरा व्यवस्था, यानी इजारेदारी व्यवस्था के अंतर्गत बंगाल के जो नवाब हुआ करते थे वह लगान वसूलने की नीलामी कर देते थे, ठेके पर दे देते थे, और जो ठेकेदार नीलामी में भू क्षेत्र को खरीदता था उस पर वह एक निर्धारित समय में लगान वसूल करके नवाब को देता था, जिसे इजारेदारी प्रथा कहा गया। उसी इजारेदारी प्रथा का आगे चल करके अस्थायी बंदोबस्त के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। कैसे, इस चीज को अभी हम देखेंगे। तो अस्थायी बंदोबस्त भारत में कब लागू की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1793 ईस्वी में लागू की गई, और किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अब यह व्यवस्था कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में लागू की गई? तो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, बनारस में, गाजीपुर में और कर्नाटक में अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई थी। ये आपको याद होने चाहिए, काफी इम्पोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। डेट भी आपको याद होना चाहिए, साथ में किसने लागू किया यह भी याद होना चाहिए। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि का जो स्वामी था वह जमींदार को माना गया। अंग्रेजों ने कहा कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जमीन का जो मालिक होगा वह जमींदार होगा, और उसी जमींदार के द्वारा लगान वसूल करके अंग्रेजों के पास पहुंचाया जाएगा। तो जो जमींदार होते थे वह लगान वसूल करके उसका जितना लगान वसूलते थे उसका 11वां भाग यानी 11% अपने पास रखते थे, और बाकी का जो वसूला गया लगान था यानी 89% लगान अंग्रेजों के पास जमा कर देते थे जमींदार। और यह किस व्यवस्था के अंतर्गत करते थे? तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत करते थे। अब थोड़ा सा पृष्ठभूमि में चलेंगे, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कैसे लागू हुई। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि केंद्रीय राजकोष मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता ले गए। पूछा गया प्रश्न है कि केंद्रीय राजकोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कौन लेकर के गया था? तो वारेन हेस्टिंग लेकर के गए थे। कब? 1772 ईस्वी में। 1772 का ही वह समय था जब लगान वसूल करने के लिए पंचशाला व्यवस्था अपनाई गई थी, और पंचशाला व्यवस्था का आरंभ 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। तो लगान वसूलने की पंचशाला व्यवस्था किस बंदोबस्त के अंतर्गत आई थी? तो अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आई थी। और किसके समय? तो वारेन हेस्टिंग के समय। कब? 1772 ईस्वी में। पूछा जाता है
कि पंचशाला व्यवस्था किससे संबंधित है, तो भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। 5 साल के लिए ठेके पर जमीन दी जाती थी जमींदारों को वसूल करने के लिए लगान। इसी प्रकार 1777 ईस्वी में जो पंचशाला व्यवस्था थी इसे समाप्त कर दिया गया और 5 साल के स्थान पर अब सालाना बंदोबस्त प्रारंभ किया गया। यानी अब 5 साल के स्थान पर साल भर के अंदर ही आपको लगान वसूल करके जमा करना होता था। किसानों की जो जमीन थी उसका उसकी जो बोली लगती थी वह साल भर के लिए लगती थी। पहले 5 साल के लिए, लेकिन अब साल भर के लिए ही लगती थी। इसे सालाना बंदोबस्त कहा गया। तो सालाना बंदोबस्त किसके अंतर्गत आता है? भू राजस्व के अंतर्गत आता है और अस्थाई बंदोबस्त का शुरुआती दौर था यह सालाना बंदोबस्त। तो पूछे कि सालाना बंदोबस्त कब प्रारंभ किया गया, तो 1777 में प्रारंभ किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा भारत में अस्थायी भू प्रबंध व्यवस्था लागू करने की सलाह दी गई अंग्रेजी कंपनी को। इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस बनकर के आते हैं और उनके समय में कैसे इस व्यवस्था का प्रारंभ हुआ देखते हैं। तो कॉर्नवालिस ने भारत आकर के एक रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की। याद रखिएगा, रेवेन्यू बोर्ड वह है जिसके द्वारा लगान वसूल किया जाता था। तो रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना किसने की? कॉर्नवालिस ने की थी। इस रेवेन्यू बोर्ड में जो सदस्य थे वह थे जॉन शोर और चार्ल्स जेम्स ग्रांट। चार्ल्स जेम्स ग्रांट और जॉन शोर रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य थे और इन्हीं दोनों की सलाह पर कॉर्नवालिस ने क्या किया कि 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू कर दी। तो याद रखिएगा कि 10 वर्षीय लगान व्यवस्था किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किसकी सलाह पर? तो जॉन शोर और चार्ल्स जेम्स ग्रांट की सलाह पर लागू किया था। इसके बाद 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि भू राजस्व व्यवस्था को अस्थायी रूप से लागू कर दिया। जो भू राजस्व व्यवस्था थी, कौन सी भू राजस्व व्यवस्था? कि जमींदारों द्वारा लगान वसूलने की व्यवस्था को अस्थायी रूप से लागू कर दिया भारत में। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 ईस्वी में। इसीलिए आपने देखा कि 1793 ईस्वी को हुई अस्थायी बंदोबस्त लागू करने की तिथि मानी जाती है, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। इस अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था को, जिसे अस्थायी बंदोबस्त कहा गया, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, इस्तेमारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो वह कौन सी व्यवस्था है जिसे इस्तेमारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? तो वह है अस्थायी बंदोबस्त की भू राजस्व व्यवस्था। या मालगुजारी की व्यवस्था किसे कहा जाता है? तो अस्थायी बंदोबस्त को कहा जाता है। जमींदारी या जागीरदारी व्यवस्था किसे कहा गया? तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को कहा गया। अभी मैंने बताया कि इस व्यवस्था में जो जमींदार होते थे वह लगान वसूल करते थे और उस लगान का वह 11वां भाग यानी 11% अपने पास रखते थे और 89% जो भाग बचता था वह व्यापारी कंपनी यानी अंग्रेजों के पास जमा कर देते थे। इस जमींदारी व्यवस्था से अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वह नई व्यवस्था क्या थी? तो आश्रित भूघृत व्यवस्था थी। तो आश्रित भूघृत व्यवस्था किस व्यवस्था के अंतर्गत जन्मी थी? तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जन्मी थी। यह आश्रित भूघृत व्यवस्था क्या है? तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जो बड़े बड़े जमींदार होते थे वो नीलामी के रूप में काफी बड़े बड़े क्षेत्र को खरीद लेते थे
और उन क्षेत्रों को वह छोटे छोटे जमींदारों को दे देते थे ताकि अच्छे से लगान वसूल किया जा सके। तो जो छोटे छोटे जमींदार थे उन क्षेत्रों से लगान वसूल करके अपने बड़े जमींदार को देते थे। इसी व्यवस्था को आश्रित भूघृत व्यवस्था कहा गया। तो याद रखिएगा कि आश्रित भूघृत व्यवस्था किस व्यवस्था के अंतर्गत जन्मी थी? तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जन्मी थी। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत सूर्यास्त कानून लाया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सूर्यास्त कानून किससे संबंधित है? तो भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। और किस व्यवस्था के अंतर्गत यह लाया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया था। सूर्यास्त कानून क्या था? तो सूर्यास्त कानून वह था कि जो जमींदार वसूलते थे उनके लिए एक तिथि निर्धारित कर दी जाती थी और उस तिथि के दिन सूर्यास्त अस्त होने से पहले ही जमींदार को लगान कंपनी में जमा करना होता था। अगर किसी कारणवश जमींदार लगान जमा नहीं कर पाया तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी और उसे नीलाम कर दी जाती थी। तो इसी व्यवस्था को सूर्यास्त कानून का नाम दिया गया, यानी सूर्य अस्त होने से पहले ही लगान जमा करना होता था। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के दोष क्या थे? तो इस व्यवस्था के दोष यह थे कि जो जमींदार थे इनके द्वारा किसानों का बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था और किसानों का सरकार से संपर्क नहीं हो पाता था इस व्यवस्था के अंतर्गत कि किसान अपनी शिकायत कर सके सरकारी कंपनी से, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था इस व्यवस्था के अंतर्गत। और एक इसका दोष क्या था कि सूर्यास्त कानून भी इसका दोष होता था। अब देखेंगे कि भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? रैयत का मतलब होता था किसान। तो अब जो भू राजस्व व्यवस्था की दूसरी व्यवस्था लागू की गई अंग्रेजों के द्वारा वह थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। और जो ये रैयत थे ये किसान होते थे। तो अब अंग्रेजी कंपनी ने क्या किया कि लगान वसूलने का काम सीधे सीधे किसान के जिम्मे सौंप दिया ताकि जमीन का मालिकाना हक भी किसान के पास रहे और उस किसान से सीधे लगान कंपनी को जमा हो जाए, बीच में कोई बिचौलिया न रहे जैसे कि जमींदार होते थे। तो इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के 51% भाग पर लागू की गई थी। याद रखिएगा कि ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर सब जो व्यवस्था लागू की गई वह थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। और कितने क्षेत्र पर? तो 51% क्षेत्र पर लागू की गई थी। रैयत का मतलब होता था किसान। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान जो होते थे जमीन के मालिक होते थे और यही किसान लगान लेकर के अंग्रेजी कंपनी के पास जमा करते थे। इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। इस व्यवस्था के जो जनक थे वह टॉमस मुनरो थे। टॉमस मुनरो को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है। 1792 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास के 12 महल जिले, याद रखिएगा 12 महल जिले में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। और लागू करने वाले कौन थे? तो कर्नल रीड थे। तो याद रखिएगा जनक हो गए टॉमस मुनरो, लेकिन सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू की गई 1792 ईस्वी में। और भी किस जिले में? तो 12 महल जिले में। और यह व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो कर्नल रीड के द्वारा लागू की गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। संधि आपको याद होना चाहिए। अब यह व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू हुई? प्रश्न यहाँ से भी आता है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में, बंबई में, पूर्वी बंगाल में, असम में तथा कुर्ग में यह व्यवस्था लागू की गई। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में भी लागू की गई थी। इस व्यवस्था में किसान को भूमि का स्वामी माना जाता था और उनसे लगान वसूल किया जाता था। 1825, याद रखिएगा डेट पूछा गया ये, 1825 में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी
यह बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में कब लागू की गई? तो 1825 में लागू की गई थी। इसी प्रकार अंग्रेजों द्वारा जो भू राजस्व की तीसरी व्यवस्था भारत में लागू की गई वह थी महालवाड़ी व्यवस्था। इसी को देखते हैं। तो महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 30% भूभाग पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था। महाल का मतलब होता था गांव। पहले आपने देखा कि जो अंग्रेजी कंपनी थी वह जमींदारों से एक तरफ वसूल कर रही थी, कितने प्रतिशत भाग पर? 19% भाग पर जो उसने कर व्यवस्था लगाया था अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा। इधर से वह जमींदारों से लगान वसूल कर रही थी। बाकी 51% क्षेत्र पर उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाई थी। इधर वह किसानों से लगान वसूल कर रही थी डायरेक्ट। अब जो तीसरी व्यवस्था थी, अब वह जो लगान वसूलेगी वह न तो किसानों से और न ही जमींदारों से, बल्कि अब वह गांव से वसूल करेगी। वह क्या करती थी कंपनी कि एक गांव को या गांव के समूह को वह भूमि दे देती थी और उस भूमि पर जो लगान होता था उस लगान को उस गांव का मुखिया वसूल करके कंपनी के पास जमा करता था। इस व्यवस्था को महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। तो महाल का मतलब गांव। महालवाड़ी व्यवस्था का जनक पूछा गया है तो इसके जनक हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है। तो महालवाड़ी व्यवस्था के जनक हाल्ट मैकेंजी थे। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हाल्ट मैकेंजी ने किया था। याद रखिएगा कि महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा? तो हाल्ट मैकेंजी ने रखा था। कब रखा? 1819 में रखा था। इन्हीं को महालवाड़ी व्यवस्था का जनक भी माना जाता है। उत्तर भारत में महालवाड़ी व्यवस्था के जनक किसे माना जाता है? तो मार्टिन बर्ड को माना जाता है। तो इस बात पर काफी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा भी गया है कि उत्तर भारत में महालवाड़ी व्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? तो मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। अब महालवाड़ी व्यवस्था भारत में कहाँ लागू की गई? तो यह व्यवस्था आगरा और अवध में सर्वप्रथम लागू की गई, यानी उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो आगरा और अवध जिले में लागू की गई थी। इसके बाद यह व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू की गई, फिर मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश में लागू की गई और पंजाब में भी लागू की गई। तो महालवाड़ी व्यवस्था आगरा, अवध, दक्षिण भारत, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश और पंजाब में लागू की गई। ये आपको याद होना चाहिए। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत अभी हमने बताया आपको कि लगान वसूलने का अधिकार गांव के मुखिया, जिसे लंबरदार कहा जाता था, को दिया गया और वही गांव का मुखिया पूरे गांव का लगान वसूल करके अंग्रेजी कंपनी के पास जमा करता था। तो आज का वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि इस व्यवस्था का अभी दूसरा पार्ट होगा।